हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के टाइम को कंप्यूटर और इंटरनेट का युग कहें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। हर जगह कंप्यूटर के बढ़ते चलन ने हमें इसके ऊपर निर्भर कर दिया है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो, चाहे वो बैंक हो या कोई ऑफिस हो या कोई स्कूल हो, तो आपको हर जगह कंप्यूटर से ही कार्य करना होता है। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा का क्षेत्र यानी जो हमारा हायर एजुकेशन का फील्ड है वो भी इससे छूता नहीं रह गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार व अन्य संगठनों ने उच्च शिक्षा में कुछ डिजिटल पहलें की हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हाल ही के वर्षों में उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे कि कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों में डिजिटल पहलें की गई हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, ये विद्यार्थी हैं, शिक्षक और प्रबंधन तीनों व्यापक रूप से लाभान्वित होते हैं। डिजिटल पहलू द्वारा आज कोई भी विद्यार्थी दूर दराज कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से ई पुस्तकें, ई न्यूज़पेपर, ई लाइब्रेरी, ई क्लास इत्यादि की संवर्धित सेवाओं के साथ में जुड़ सकता है। तो इसके द्वारा जहां एक तरफ से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इससे लाभान्वित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक और प्रबंधन भी इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। और यह विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तैयार की गई है जो कि किसी बड़े शहर में आकर अपनी स्टडी नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो जाता है कि जो शिक्षा का बाद में आकर शिक्षा का जो स्तर है वो कुछ स्टूडेंट्स तक ही सीमित हो जाता है। ठीक है, जो दूर दराज के इलाकों के छात्र हैं उनके पास में अच्छी शिक्षा अवेलेबल नहीं हो पाती। तो इसी का ध्यान में रखते हुए आज कोई भी बच्चा जो चाहे वो कहीं भी बैठा हो, वो इंटरनेट के माध्यम से ई पुस्तकें पढ़ सकता है, ई न्यूज़पेपर देख सकता है, ई लाइब्रेरी तक उसकी पहुंच हो सकती है और वह ई क्लास ये सभी ले सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी डिजिटल पहलें हैं। सबसे पहले आता है आपका ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इंटरनेट तथा इसके वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट तथा इसके वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू ने वेब आधारित लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग आदि के द्वारा करोड़ों लोगों के हितों तथा महत्वाकांक्षाओं को अपने से जोड़ लिया है। इसमें क्या है, वेब का शैक्षणिक उपयोग निम्न कारणों से बढ़ा है। कौन कौन से कारण हो गए थे जिसकी वजह से ई लर्निंग जो ये प्लेटफॉर्म है ये ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक तो क्या है, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की उच्च मांग, कि आज के टाइम में एजुकेशन की और प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। दूसरा होता है इसमें कि जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसका श्रम केंद्रित से ज्ञान केंद्रित होते जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है, आज के टाइम में जो व्यक्ति है वो फिजिकल एक्टिविटीज से ज़्यादा मेंटली वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी इसका जो मांग वो बढ़ी है। और क्या है, सीखने के लिए सीखने की आवश्यकता, यानी कि जो लोगों की जिज्ञासा है वो बढ़ी है कि आप देखते हो कि एक क्लिक में आप कोई भी नॉलेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने पास में मंगा सकते हो। आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं चल पा रहा, तो बजाय दूसरों को पूछने के आप जस्ट अपने फ़ोन से ही वो गूगल पर डालकर वो सर्च कर सकते हो और आपको तभी के तभी आपका जो आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद में आता है ई लर्निंग के लिए मानकीकरण की आवश्यकता को देखते हुए कई बदलाव किए गए हैं। क्या क्या इसमें बदलाव किए गए, आइए देखते हैं। तो वेब आधारित निर्देश, इसमें यह हाइपर मीडिया आधारित निर्देशालय प्रोग्राम है जिसमें www के स्रोतों तथा गुणों का उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके द्वारा ही कोई भी नॉलेज हम तक पहुंच सकती है, ताकि एक लर्निंग वातावरण का निर्माण हो सके जहां लर्निंग को प्रोत्साहन तथा समर्थन मिले। इसलिए क्योंकि जो एक लर्निंग यानी सीखने का वातावरण निर्मित हो सके और जो सीखने की यानी जिज्ञासा को प्रोत्साहन और समर्थन मिल सके। ये नहीं कि किसी के मन में कोई क्वेश्चन आए, कोई क्वेरी आई है तो उसे कोई सोर्स नहीं है उसके पास में पता करने के लिए, तो उसका जो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। इससे अच्छा कि उसके जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिले, उसे अच्छी तरह से मिले। नेक्स्ट होता है आभासी लर्निंग। ये क्या होता है, इंटरनेट पर लर्निंग की शैक्षणिक प्रक्रिया जिसमें फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, आभासी लर्निंग कहलाते हैं। कि हमें ऐसा फील होता है कि क्लास तो चल रही है बट क्या है कि वो फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है। क्या इसमें फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है, इसे ही आभासी लर्निंग कहलाते हैं। कि जैसे फ़ोन के थ्रू आप लोग पढ़ रहे हो या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जो टीचर है वो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा है और आप बैठ कर उसकी जो उसका ज्ञान है उसे अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो। इसमें टेली लर्निंग को भी शामिल
किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो टेली लर्निंग है इसमें भी इसको शामिल किया जा सकता है। किसमें? आभासी लर्निंग में। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन लर्निंग। ये क्या है? यह वेब लर्निंग का पर्यायवाची है। ये जो वेब लर्निंग है ना, इसी का पर्यायवाची है। इसमें इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें किसके माध्यम से? इंटरनेट या इंट्रानेट, तो इसके माध्यम से ही लर्निंग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका ई लर्निंग क्या है? इसमें कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वेब आधारित लर्निंग, आभासी क्लासरूम तथा डिजिटल सहयोग के साथ बड़ी मात्रा में एप्लीकेशन तथा प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो अभी हम जानते हैं स्वयं के बारे में। ये काफ़ी जो चर्चा में होता है, क्या है? स्वयं। ओके, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसकी फुल फॉर्म इसे आप अच्छे से याद रखना। का संक्षिप्त रूप है, स्वयं किसका संक्षिप्त रूप है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स का। ओके, तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों जैसे कि IITs, IIMs, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों का एक प्रोग्राम है, जो कि भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित संस्थान है, जिनमें कौन कौन से आते हैं? IITs और IIMs। ओके, तो ये इनके केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों का एक प्रोग्राम है। स्वयं भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता। ये क्या कराता? जो भारतीय नागरिक है उनको ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन कोर्स। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जो मूक्स की मेजबानी के लिए विकसित किया जा रहा है। किसके लिए? ये किसके लिए विकसित किया जा रहा है? स्वयं जो ये मूक्स के लिए। ओके, तो स्वयं मूक्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य 9 से 12 स्तर के विद्यालयों से लेकर पूर्व स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट तथा स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सभी विषयों को शामिल करते हुए पूरा करना। इसमें किस किस का, किन किन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स उनको लिया गया? 9 से 12 के, और क्या है? पूर्व स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थियों की जो आवश्यकता, उन विषयों को इसमें शामिल किया गया। ओके, तो स्वयं आजीवन लर्निंग के अवसर प्रदान करने का साधन है। यहाँ पर सैकड़ों जो लर्नर है वो सैकड़ों कोर्सों में से कोई भी चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके कुछ अपने स्पेसिफिक कोर्स होंगे जो उन्हें ही चूज़ करना होगा लर्नर को, बल्कि वो अपने अकॉर्डिंग वो कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कराए जाते हैं। ये कोर्स भारत के या विदेशी अध्यापकों द्वारा आभासी रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आपको ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय में पढ़ रहा है तो वह भी स्वयं के द्वारा दिए गए कोर्स को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में शामिल कर सकता है। आप विद्यालय या बाहर काम कर रहे हो या नहीं तो भी यह आपको ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। तो आपको यह हर तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप वहाँ उस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप कुछ कर रहे हो, फिर भी आपको ये मिल जाएगा। सभी कोर्स इस प्रोग्राम के तहत निःशुल्क करवाए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है निःशुल्क करवाए जाते हैं। अगर आपको कोई इसमें सर्टिफिकेट चाहिए तब तो आपको कुछ शुल्क देना होगा, सर्टिफिकेट लेने की स्थिति में आपको कुछ शुल्क देना होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके प्रथम चरण में बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इग्नू, बेंगलोर, कलकत्ता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वयं या विदेशी यूनिवर्सिटी की सहायता से भी इंजीनियरिंग शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, ऊर्जा प्रबंधन, सामान्य विज्ञान आदि क्षेत्र में कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ओके, तो इन क्षेत्रों में ये जो इंस्टीट्यूट्स है इनके माध्यम से ये जो कोर्स है ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे उच्च शिक्षा में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के ये होता है इसका शॉर्ट रूप GR के बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। इस नीति के 3 मुख्य सिद्धांत पहुंच, समानता तथा गुणवत्ता है। क्या है इसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं इस नीति के? स्वयं के कौन कौन से?
पहुंच, समानता और गुणवत्ता। पहुंच से मतलब है कि जो प्रत्येक नागरिक है, जो भारत का प्रत्येक नागरिक हो, उसके पास में शिक्षा तक उसकी पहुंच हो। समानता क्या, सभी को इक्वल रूप से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी हो या फिर कोई शहरी क्षेत्र का विद्यार्थी हो, सभी को शिक्षा में समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। और थर्ड क्या है इसका, गुणवत्ता, यानी कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो। इसके तहत सभी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कनेक्टिविटी, विद्यार्थियों को कम कीमत तथा वहनीय दरों पर कंप्यूटिंग डिवाइस तथा अध्यापकों एवं देश में सभी लर्नरों को उच्च गुणवत्ता युक्त ई सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटिंग डिवाइस के माध्यम से और जो अध्यापक से वो अपनी वीडियोज़ वगैरह के थ्रू जो बच्चे हैं उनको अपनी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। आइए देखते हैं इस मिशन के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। संस्थानों तथा लर्नर को उपयोगी डिवाइस के प्रावधानों के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना। क्या है पहला, जो संस्थान है लर्नर उनको उपयोगी डिवाइस के प्रावधानों के साथ में कनेक्टिविटी प्रदान करना। सेकंड यह सामग्री का निर्माण, यानी जो ई बुक्स, ई न्यूज़पेपर, इनका सबका जो निर्माण किस प्रकार होगा। तो अब देखते हैं उच्च शिक्षा में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के जो टीचर हैं, लर्नर हैं, के टीचिंग या लर्निंग के उद्देश्य से कंप्यूटिंग डिवाइस प्रयोग करने के कौशल में बड़ा अंतर है। यह मिशन इस अंतर को कम करेगा। आपने देखा होगा जो ग्रामीण एरिया के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से, उन्हें उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती जितनी कि किसी भी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलती है। तो उस अंतर को भी कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह मिशन इस अंतर को कम करेगा। इसके सच यह है उन लोगों को भी सशक्त करेगा जो अभी तक डिजिटल क्रांति से अछूते हैं तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में शामिल होने में असमर्थ हैं। मतलब इसकी पहुंच उन लोगों तक भी बन जाएगी जो भी अभी डिजिटल क्रांति से दूर हैं, जिन्हें अभी इनके बारे में पता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो ज्ञान अर्थव्यवस्था में अभी शामिल नहीं हुए उनको इसमें धीरे धीरे करके शामिल कर लिया जाएगा या फिर वो समर्थ हो जाएंगे। ई मिशन का ध्यान ई लर्निंग के लिए उचित शिक्षा विज्ञान पर भी रहेगा, जिसमें आभासी प्रयोगशाला से प्रयोग करने की सुविधा। इसमें क्या होगा, सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो लेक्चर्स बता दिए जाएंगे, इसके अलावा भी जो विज्ञान से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे तो वो उसके लिए आभासी, जैसे आभासी क्लास होती है उसी तरह से आभासी प्रयोगशाला भी प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन जांच होगी उनकी तथा प्रमाणीकरण किया जाएगा। और लर्नर को दिशा प्रदान करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए टीचरों की ऑनलाइन उपलब्धता, ठीक है, कि मतलब वो सही कर रहे हैं या नहीं, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो टीचर है उनकी ऑनलाइन उपलब्धता भी होगी। शैक्षिक उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा, सैटेलाइट्स का मतलब, और डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म होगा। टीचिंग तथा लर्निंग के नए तरीकों से प्रशिक्षण तथा टीचरों का सशक्तिकरण आदि सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे जो भारत के काफ़ी लोग हैं जिन्हें शिक्षा तक अभी पहुंच नहीं प्राप्त हुई है उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये तो हो गया आपका स्वयं पोर्टल। अभी नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, साक्षत। ये साक्षत, ओके। तो साक्षत पायलट प्रोजेक्ट को 30 अक्टूबर 2006 को लॉन्च किया गया। कब किया गया था इसे, एक तो इसके आप ये डेट अच्छे से याद रखना, क्या है, साक्षत है। इसको 30 अक्टूबर 2006 को लॉन्च किया गया था ताकि जो विद्यार्थी हैं, अध्यापक तथा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लर्नर्स हैं, विद्यार्थी, अध्यापक तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आजीवन लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसकी सुविधा निःशुल्क होती है। क्या है ये, निःशुल्क होती है। और जो कंटेंट एडवाइजरी कमेटी ने कंटेंट डेवलपमेंट टास्क आरंभ किया, यह कमेटी बहुत से शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है। अच्छा, इनकी कमेटी है जो कि किस तरह की एजुकेशन की जो सामग्री वो किस प्रकार से जाएगी, क्या रहेगा, तो इसकी एक कमेटी होती है साक्षत के अंतर्गत। और इस कमेटी में कौन कौन से संस्थान हैं आइए देखते हैं। इसमें है सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इग्नू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा कुछ एनजीओ, ओके। इनके साथ में क्षेत्र के विख्यात विद्वान, ओके। तो इसके उद्देश्य के द्वारा 50 करोड़ से अधिक लोगों को जो उनकी शैक्षिक आवश्यकता उनको पूरा करना है। मतलब 50 करोड़ से अधिक लोगों की शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। तो ये इसकी कमेटी है जो कि कमेटी विचार विमर्श करती है क्या कमी है, क्या क्या उन लोगों को आवश्यकता है, तो इन सभी को पूरा करने के लिए यह बनाया गया। क्या है, साक्षत। नेक्स्ट है
यह स्कीम उच्च लर्निंग के सभी संस्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है ताकि आईसीटी की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए लर्नर की आवश्यकताओं तथा मांगों को पूरा करने वाली उच्च गुणवत्ता युक्त ई सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जो गुणवत्ता युक्त ज्ञान मॉड्यूल प्रदान करेगी। यह मॉड्यूल साक्षात के जरिए प्रदान किया जाएगा। तो इसके थ्रू भी क्या होगा, जो ई सामग्री है वो प्रत्येक नागरिक तक यानी जो इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। और यह मॉड्यूल किसके जरिए प्रदान किया जाएगा, यह साक्षात के जरिए प्रदान किया जाएगा और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस स्कीम के द्वारा मानव संसाधन को क्षमता के प्रमाण पत्र भी दिए जा सकते हैं कि जो मानव संसाधन है उसको क्षमता के प्रमाण पत्र भी दिए जा सकते हैं कि किसने कितना सीखा या फिर कौन जो स्टूडेंट्स है वो कितना कैपेबल है, इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जा सकते हैं। यह दक्षता औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी तरह से प्राप्त की गई हो सकती है। इसके साथ मानव संसाधन के डाटाबेस का विकास तथा रखरखाव भी किया जा सकता है। यह पोर्टल अपने क्षेत्र को सर्वोत्तम विशेषज्ञों को साथ जोड़कर तथा वेब पर ज्ञान के उत्तम स्रोतों को उपलब्ध कराकर देश की शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगा कि देश की शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी कमियां रह गई हैं जिससे कि जो शिक्षा का गैप है, मतलब ग्रामीण विद्यार्थियों में और शहरी विद्यार्थियों में उनको क्या कमी रह गई है, तो उस गैप को कम करने में जो मदद करेगा। इसके अलावा जो भी हमारा जो देश है वो शिक्षा में अभी इतना पीछे क्यों है, इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेगा। यह देश भर के विश्व की प्रवृत्तियों के अनुसार मॉडल दूरदराज के उन क्षेत्रों में आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है जहाँ के लर्नर की उच्च गुणवत्ता की लर्निंग सामग्री तक पहुँच नहीं है, यानी कि जो इस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिनके पास में अच्छी लर्निंग सामग्री नहीं है, उन तक ये पहुँच सुनिश्चित करता है। या जो स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना चाहता है, यानी कि किसी वो विद्यालय में ना जाकर वो अपना स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली वो अपनी जो स्टडी वो कंप्लीट करना चाहते हैं। यह सिस्टम सामुदायिक लर्निंग को शुरू करने में सक्षम है या विभिन्न क्षेत्रों के लर्नर का एक समूह बना सकता है जो ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में उत्तम प्रक्रियाओं को आरंभ करने में सक्षम होगा। यह समुदायों को परस्पर अपनी समस्या साझा करने तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ज्ञान तथा कौशल से इन समस्याओं का समाधान खोजने हेतु प्रेरित कर सकता है कि कौन कौन सी हमारे समुदाय में समस्या है, उनके समाधान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। यदि किसी समुदाय की समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा तो इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पर उठाया जा सकता है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी समाज है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका जो हल अगर वो लोग नहीं निकाल पा रहे तो इन्हें बड़े स्तर पर भी उठाया जा सकता है, मतलब देश के स्तर पर भी इन्हें उठाया जा सकता है, राज्य स्तर पर भी, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा पूरे विश्व से जुड़ने की सुविधा है। इस पोर्टल के द्वारा बहुत सी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, जैसे कि अगर जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं उनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। जांच तथा प्रमाणीकरण, मतलब उनकी चेकिंग की जाएगी और उन्हें कुछ प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाएंगे। विद्यार्थी, विद्वान या अध्यापक संस्थानों की रेटिंग, यानी कि कौन कितना अच्छा वर्क कर पा रहा है उस हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाएगी। और अवसर सर्व तथा पूर्व अनुमान के द्वारा कौशल की मांग कि कौन सी अभी आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या क्या अभी डिमांड्स हैं उनको पूरा करना, और आपूर्ति व निर्देशन आदि। तो ये तो हो गया आपका साक्षात। नेक्स्ट है आपका उन्नत भारत अभियान। क्या है उन्नत भारत अभियान? तो ये देखते हैं ये क्या है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु, किनके लिए? जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रोग्राम है। किसका है उन्नत भारत विकास, ये जो उन्नत भारत अभियान, ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रोग्राम है। यह IITs, NITs तथा देश के अन्य अग्रणी सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों के सहयोग से लॉन्च किया गया। किन के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया? सबसे पहले तो ये प्रोग्राम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ओके, इसके अलावा यह है जो कि देश के IITs हैं, NITs हैं, इनके और जो कुछ सरकारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सहयोग से, उनकी हेल्प से इसे लॉन्च किया गया। किसको? उन्नत भारत अभियान को। इस प्रोग्राम के तहत सभी शैक्षणिक तथा तकनीकी संस्थानों में से प्रत्येक को 5 गांव गोद लेने के लिए कहा गया। बहुत ही अच्छी पहल की गई है ये, अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि जो भी ये जो सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान है
ये भी क्या कर सकते हैं कि जो भी कोई गांव पिछड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े हैं, उनमें से प्रत्येक को 5 गांव गोद लेने के लिए कहा गया, ताकि वो 5 गांव गोद ले और उनमें अपने तरीके से शिक्षा का विस्तार करे, शिक्षा को प्रदान करे। जहाँ वे तकनीकी अंतराल की पहचान करेंगे कि कौन कौन सी अभी टेक्नोलॉजी की क्या कमी है, क्या क्या वजह रह गई है, तथा वहाँ नवोन्मेष के लिए योजना तैयार करेंगे कि अब जो खराब हो गए वो चीज़ें छोड़िए, अब क्या इनमें अच्छा किया जा सकता, वो उन चीज़ों की प्लानिंग की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा तथा आय बढ़ेगी। डेफिनेटली जब किसी भी गांव में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उसके साथ में वहाँ विकास होगा और जो लोगों की प्रतिव्यक्ति आय और उनके आय उसमें बढ़ोतरी होगी। ओके, तो ये तो हो गया उन्नत भारत अभियान। नेक्स्ट देखते हैं हम ई पाठशाला। क्या है ये, आइए देखते हैं। तो ई पाठशाला एक वेब पोर्टल है। क्या है ये, एक वेब पोर्टल जो कि विद्यार्थी, अध्यापकों, अभिभावकों, अनुसंधानकर्ताओं के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराता है। किस किस को, जो भी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, और जो उनके गार्जियंस है, बच्चों के मतलब मम्मी पापा हैं, और जो भी कोई रिसर्चर्स हैं, इन सभी के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराता है। डिजिटल इंडिया के भाग के रूप में भटक मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया था, यानी भारत सरकार, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही इसे भी लॉन्च किया गया था। यह ई स्रोतों को रखने वाला एकल भंडार है जहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तथा अन्य विभिन्न शैक्षिक स्रोत उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटीज मिल जाएंगी और भी बहुत सारी जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और ये भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, इसका उपयोग एंड्रॉयड मोबाइल ऐप तथा विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा सकता है। आप ये ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए इसे प्रदान किया जा सकता है। ओके, यह बड़ी मात्रा में टेक्स्ट बुक्स तथा अन्य ई बुक उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, या कुछ अच्छी जो भी बुक्स है स्टडी से संबंधित, तो वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका ई पाठशाला। नेक्स्ट आपका सारांश। ओके, तो सारांश क्या है, सारांश सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सारांश सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई द्वारा लॉन्च एक वेब पोर्टल है। इसे लॉन्च किया है, क्वेश्चन बन सकता है कि सारांश को किसने लॉन्च किया, ऑप्शन में दे दिया जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई अन्य संगठन। तो इसका सही आंसर होगा सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके द्वारा एक वेब पोर्टल है। क्या है, एक वेब पोर्टल है। इसका उद्देश्य, जो प्राथमिक उद्देश्य है, वो विद्यालयों में सूचना तथा संचार तकनीकी को प्रोत्साहित करना है। सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका, विद्यालयों में सूचना यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी, उनको प्रोत्साहित करना है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने, किन्होंने, मानव संसाधन विकास मंत्री ने 1 नवंबर 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। डेट अच्छे से याद रखना, इसे कब किया गया था, इसे 1 नवंबर 2015 को। सारांश सीबीएसई से जुड़े सभी विद्यालयों तथा अभिभावकों के लिए स्वयं समीक्षा टूल है। ओके, तो यह अभिभावकों के साथ विद्यालयों की पारस्परिक कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह बच्चों की कमजोरियों तथा क्षमताओं के मूल्यांकन हेतु अभिभावकों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके माध्यम से क्या होता है, इस पोर्टल के माध्यम से जो अभिभावक है और स्कूल को आपस में जोड़ दिया जाता है, ताकि वो समय समय पर बच्चे का जो विकास है या उनकी कुछ कमियां हैं उनके बारे में विचार विमर्श कर सकें, ताकि जो अभिभावक है वो पूरी तरह से उनको पता रहे कि उनका बच्चा कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ पर वो अच्छा कर रहा है। तो उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा पोर्टल है। तथा आंकड़ा आधारित निर्णय सपोर्ट प्रणाली उपलब्ध कराता है, जो बच्चों के भविष्य संबंधित उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। बच्चे के बारे में जब अभिभावकों को या फिर उनके टीचर्स को सभी चीज़ें पता होंगी तो वो एक दूसरे का उसमें अच्छे से सहयोग कर सकते हैं। इस टूल का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। क्या है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसमें पारदर्शिता लाना है, ताकि जो अभिभावक है उन्हें ऐसा लगता है बहुत सबको कि जो उनके बच्चे वो तो अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में तो अच्छी स्टडी कर रहे होंगे, बट कई बार क्या होता है बच्चे नहीं कर पाते और जो स्कूल्स हैं उनको
सिर्फ ये बोल देते हैं कि नहीं आपका बच्चा तो अच्छा कर पा रहा है, बट उनको सही तरीके से बताना कि क्या कमी रह गई है बच्चे में और उसमें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को जो इसमें बताया गया। तो इसका उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि इसमें जो शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। यह डिजिटल इंडिया अभियान की प्रगति का एक नया कदम माना जा रहा है। किसके? डिजिटल इंडिया अभियान का। यह सभी मानकों और विषयों की ई बुक उपलब्ध कराता, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनकी ई बुक उपलब्ध कराता है। यह अध्यापकों तथा अभिभावकों के बीच में संपर्क का 1-to-1 इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। कंपटीशन तथा अटेंडेंस जैसी सूचनाएं भी इस टूल के जरिए प्रत्यक्ष रूप से अभिभावकों के साथ में साझा की जा सकती है। इसके माध्यम से कि आपके बच्चे ने कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कितनी उसकी अटेंडेंस रहती है, इन सभी के बारे में अभिभावकों को जो बता दिया जाता है स्कूल की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट आपका इसकी अन्य उपयोगिता में है विश्लेषणात्मक टूल उपलब्ध कराता है, जो संबंधित डाटा सूचना संबंधी रिपोर्ट का विश्लेषण करता है। इसमें क्या होता है, एनालाइज किया जाता है कि बच्चा कहाँ पे अच्छा कर पा रहा है, कहाँ पे उसमें वीकनेस है और वो उसमें कितना इम्प्रूव करने की उसमें गुंजाइश है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एनालाइज करता है। इस टूल का उपयोग विद्यालयों द्वारा सभी विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में प्रदर्शन के विश्लेषण में किया जा सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चा वीक है, किसमें अच्छा कर पा रहा है, या फिर जिसमें वीक है उसमें क्या किया जाए कि वो बच्चा उसमें अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छी परफॉर्मेंस करे, जिससे कि सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। किस जगह हमारे बच्चे को जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये विभिन्न विषयों में प्रदर्शन के विश्लेषण में किया जा सकता है। इस पोर्टल में सभी विद्यालयों के पिछले 3 वर्षों के आंकड़े भी रहेंगे, मतलब कि पिछले 3 सालों के जो भी डाटा रहेगा इस जो स्कूल्स का, वो सभी इसमें रहेंगे। इस प्रकार वर्ष के आधार पर भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि किन्होंने अच्छे से जो स्टडी किस स्कूल में अच्छी एजुकेशन प्रदान की गई है, जिसमें अच्छे प्रदर्शन वाले क्षेत्रों तथा सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है कि कहाँ पे अभी कमी रह गई और कहाँ पे बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों की इसके अंतर्गत पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है, इसी के साथ किसी क्षेत्र, राज्य या देश भर की जो विद्यालय उनके प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन भी इसी पोर्टल पर आसानी से देखा जा सकता है कि देश में कौन सा विद्यालय बहुत अच्छा कर पा रहा है, कहाँ पर अभी कमी रह गई है, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता। तो इस सभी के बारे में इस पोर्टल के माध्यम से पता किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका सारांश। ओके, तो आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।